नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हम पढ़ रहे थे एंड हमने पढ़ा था वैलेंसी तक हमारी बात हो गई थी। हमने बॉन्ड्स पढ़े थे, जो कितने टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड एंड आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब होगा क्या, अब उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी की। इलेक्ट्रोवैलेंसी की तो वैलेंसी दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। वैलेंसी क्या थी? वैलेंसी थी आपकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कंबाइनिंग इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब हो गया कि कंबाइनिंग कैपेसिटी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। कंबाइनिंग कैपेसिटी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए जो कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है या फिर जितना वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा आपका एलिमेंट, उसको आप कहेंगे उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी अगर आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रोवैलेंसी आपकी बेसिकली कैटायन के केस में प्लस में होती है और यहाँ पर एनायन के केस में माइनस में होगी। इलेक्ट्रोवैलेंट, अब जहाँ तक आपको पता होगा, बेसिक आइडिया आपको मालूम होगा कि कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। कैटायन का फॉर्मेशन होता है जब एक इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हो जाता है, एंड एनायन का फॉर्मेशन होता है जब आपका इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाता है। तो इस कैटायन और एनायन की जो टेंडेंसी होगी बेसिकली वो इसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होगा, उस रिलीज होने के कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वही आपकी बताएगी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को। एंड एनायन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, वो एडिशन होने के बाद जो बॉन्ड फॉर्म होंगे वो आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बताएगी एनायन के केस। दोस्तों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आयंस। टाइप्स ऑफ आयंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ बेसिकली हम टाइप्स ऑफ आयन कैटायन एनायन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कन्फिग्रेशन के बेसिस पर बात कर रहे हैं। तो पहला टाइप हम पढ़ते हैं कि कन्फिग्रेशन ऑफ इनर्ट गैस। मतलब ऐसे आयंस के बारे में हम जानेंगे कि जिनका कन्फिग्रेशन आपका इनर्ट गैस के इक्विवेलेंट होगा। अगर हम इस पर बात करेंगे इनर्ट गैस के इक्विवेलेंट दोस्तों, तो यहां पर हमारी दो बातें होंगी। एक बात क्या होगी, एक बात होगा हीलियम जैसा कन्फिग्रेशन। हीलियम जैसा कन्फिग्रेशन मतलब 1s2 वाला कन्फिग्रेशन। एंड दूसरी बात हमारी होगी, दूसरी बात होगी आपका ns2np6 वाला कन्फिग्रेशन, यानी कि रेस्ट ऑफ द नोबल गैस वाला कन्फिग्रेशन। तो इसमें हम लोग अब इसको हम लोग डिफर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम आयंस की बात करेंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक इलेक्ट्रॉन लेने, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद या फिर एक या एक से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देने के बाद उनका कन्फिग्रेशन ns2np6 टाइप का हो जाता है। तो उनको हम यहाँ पर नोबल गैस, इस टाइप की गैस हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले लेंगे तो यहाँ पर आपका Na पॉजिटिव हो जाएगा 2 8। सिमिलरली आपका K+ हो जाएगा। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ये आपके कैटायन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके अलावा एनायन की बात करेंगे तो एनायन में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं आपका Cl-, F-, ये आपका हो गया F-, O2-, N3-। ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हो गए जो एक इलेक्ट्रॉन या एक से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देने के बाद या एक इलेक्ट्रॉन या उससे ज़्यादा रिसीव करने के बाद इनका कन्फिग्रेशन आपका रेस्ट ऑफ नोबल गैसेस ns2np6 वाला कन्फिग्रेशन बन जाता है। सिमिलरली एक टाइप ये होता है और एक टाइप होता है हीलियम लाइक। अगर हम हीलियम लाइक की बात करें तो अगर आपको याद होगा तो हीलियम लाइक देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स बनेंगे। एक बन जाएगा आपका H-, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो रिसीव करने के बाद उसका कन्फिग्रेशन 1s2 के अराउंड हो जाएगा। सिमिलरली लिथियम पॉजिटिव एंड बेरिलियम डाइपॉजिटिव, इनके केस में भी यही होगा, 1s2 टाइप का आपका कन्फिग्रेशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि इनका फॉर्मेशन दोस्तों बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ही मुश्किल से ये Li+ लिथियम पॉजिटिव एंड बेरिलियम डाइपॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्यों होता है
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जो साइज होता है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। साइज छोटा होने की वजह से इनका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है एंड इनमें से आयन को निकालना बहुत मुश्किल होता है और हाई वैल्यू ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इस टाइप्स के आयन का फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। तो टाइप्स ऑफ आयंस में ये था हमारा पहला क्राइटेरिया ऑन कन्फिगरेशन ऑफ इनर्ट गैस। अब आगे दूसरे क्राइटेरिया की बात करते हैं। दोस्तों दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे, दूसरा होगा आपका सीडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन। सीडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। अब हम बात करते हैं सीडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। अब इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन तो हमने देख लिया, अब बात आती है कि सीडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन क्या होता है। दोस्तों बेसिकली ये सीडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होता है आपका NH2 NP6 ND10। क्या होता है NH2 NP6 ND10, ये कॉन्फ़िगरेशन जिस आ जाएगा जिस आयन का, वो आपका शो करेगा सीडो इनर्ट गैस टाइप कॉन्फ़िगरेशन। तो सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आपका ये होता है। अब ध्यान देने वाली बात, अब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपका Zn2+ है। अब Zn का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 30 होता है ओरिजिनल, तो 30 होगा तो कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। ये हो गया 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn। +2 निकालेंगे तो ये जो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से निकल जाते हैं, तो 4s आपका रिमूव हो गया एंड 4s आपका जैसे ही रिमूव हुआ, ये आपका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 ND10 इसके इक्वल हो गया। तो ये आपका शो कर रहा है, ये आपका क्या शो कर रहा है, ये आपका सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा कॉपर प्लस। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद होगा, तो कॉपर में यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपका 3d10 4s1 हो जाता है। क्या हो जाता है, सब कुछ लगभग सेम रहता है। लास्ट में ये आपका 3s2 3p6 3d10 4s1 हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये लास्ट वाला 4s में से निकल जाएगा, तो 4s हो गया रिमूव, और ये जो बचा गया कॉन्फ़िगरेशन ये बिल्कुल इसके इक्वल हो गया NH2 NP6 ND10 के। तो इसको आप कहेंगे सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये आपकी दूसरी टाइप ऑफ कैटेगरी हो गई आयंस की। अब हम तीसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। दोस्तों तीसरा क्राइटेरिया आपका होगा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे जिनका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है बीच में। जैसे कि आपका हो जाएगा एग्जांपल में आयरन +3। तो आयरन में होते हैं 26, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। ये हो गया आपका 26। अब यहाँ +3 आ गया, तो +3 के केस में क्या होगा कि इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s में से निकल जाएंगे एंड एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाएगा यहाँ में से 3d में से, तो हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p6 एंड 3d5। तो ये हो गया ऐसा कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर d जो ऑर्बिटल है आपका ये हाफ फिल्ड हो गया, और हमने पढ़ा है कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी आ गई, और ये जो स्टेबिलिटी आ गई ये इस आयन के लिए जो है मददगार होगी जब ये फर्दर आगे रिएक्शंस करने जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का एग्जाम्पल। इसके अलावा आप क्रोमियम का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो क्रोमियम का होता है आपका 24, तो लिख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका 24। ये यहाँ पर ये हो जाता है 3d5 एंड ये हो जाता है 4s1। तो यहाँ पर क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा 24 के लिए ये, इसको अगर आयन में के फॉर्म में करें तो क्रोमियम +1 के फॉर्म में, तो ये आपका पूरा का पूरा ये रिमूव हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई 3d5 हाफ फील्ड की वजह से, ये आपका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया।
हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई, तो ये भी आपका एग्जांपल हो गया एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का। अब हम टाइप 4 की तरफ चलते हैं। चौथा टाइप आपका हो जाएगा आयंस विथ NH2 कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान देने वाली बात दोस्तों, ये आयंस विथ NH2 कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। NH2 कॉन्फ़िगरेशन में वो आयंस आएंगे जिनका कॉन्फ़िगरेशन NH2 के फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि वहां पर भी आपका फुल फील्ड का केस बनता है, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। और 1s2 तो आपका जो है नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके लिए एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं। इसके केस में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। Sn+2 हो जाता है आपका एग्जाम्पल, एंड Pb+2 हो जाता है। ये आपका एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन NH2 के हो जाता है, तो इस वजह से इनके अंदर जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है इन आयंस के केस में। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो ये आपका आयंस विथ NH2 कॉन्फ़िगरेशन के एग्जाम्पल्स। तो लास्ट कैटेगरी होती है पॉली एटॉमिक आयंस की। पॉली एटॉमिक आयंस में दोस्तों वो आयंस आएंगे जो बेसिकली ग्रुप के फॉर्म में रहेंगे एंड उनके ऊपर एक सर्टेन चार्ज रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में आपका हो गया NH4 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। ये जो एग्जांपल्स हो गए, ये आपके बेसिकली एग्जांपल्स हो गए पॉली एटॉमिक आयंस के। एंड पॉली एटॉमिक आयंस में ये एग्जांपल हो गए, इनके ऊपर भी सर्टेन चार्ज बनाए, इसलिए ये आयन की तरह बिहेव करेंगे और ये बहुत सारे एटम्स से मिलकर बने हुए, तो ये पॉली एटॉमिक आयंस हो गए आपके। दोस्तों एक बात ध्यान देने की है कि इलेक्ट्रोवेलेंसी की जो डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन सिंगल एटम के लिए भी वही एप्लीकेबल होती है एंड पॉली एटॉमिक आयंस के लिए भी वही एप्लीकेबल होती है। इसके लिए कोई अलग डेफिनेशन। दोस्तों इतना पढ़ने के बाद अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, डिफरेंस जान लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन आयन एंड एटम। एक बार डिफरेंस बिटवीन आयन एंड एटम्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो एक तरफ मैं रख देता हूं एटम एंड दूसरी साइड आपका हो जाएगा आयंस। एक तरफ एटम हो गया, दूसरी तरफ आयन हो गए। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन के केस में एटम में हमेशा लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट शेल में। आयंस के केस में ये बिल्कुल 8 की इक्वल हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में। यहां पर बेसिकली क्या होगा दोस्तों, इनकी जो केमिकल एक्टिविटी है, ध्यान से समझिएगा, एटम्स के केस में जो केमिकल एक्टिविटी है, जो केमिकल एक्टिविटी शो करते हैं, वो बेसिकली क्यों करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के को रिलीज कर कर या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर कर, ध्यान से समझिएगा, इनकी जो केमिकल एक्टिविटी है वो ऑन बेसिकली इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपनी केमिकल एक्टिविटी को शो करते हैं। लेकिन आयंस के केस में ऐसा नहीं होता। आयंस की जो एक्टिविटी होती है, केमिकल एक्टिविटी, वो बेसिकली चार्ज की वजह से होती है। चार्ज की वजह से इनकी केमिकल एक्टिविटी होती है। चार्ज की वजह से आयंस की केमिकल एक्टिविटी होगी एंड यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज या एक्सेप्ट की टेंडेंसी की वजह से केमिकल एक्टिविटी शो होगी। साइज की बात कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था साइज के ऊपर भी कि आयन का जो साइज होता है, अगर कैटायन है तो पेरेंट एटम से जो है रिस्पेक्टिव पेरेंट एटम से उसका साइज छोटा होगा, और एनायन है तो रिस्पेक्टिव पेरेंट एटम से उसका साइज हमेशा बड़ा होगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात केवल केमिकल एक्टिविटी की थी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस कभी स्टेटमेंट में पूछते जाते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों हमने बॉन्ड्स पढ़ रहे थे, तो रिस्पेक्टिवली जो बॉन्ड्स हमने पढ़े हैं उसी सीरीज में आगे जाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे,
फिर हम लोग जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे, देन हम लोग लास्ट में कोऑर्डिनेटर कंपाउंड्स के बारे में भी जानेंगे। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करता हूं तो हमने अभी देखा कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनका फॉर्मेशन बेसिकली आयंस की वजह से होता है, आयनिक बॉन्ड्स के थ्रू ये जुड़े होते हैं। ठीक, तो इसके बारे में और थोड़ी सी बात करें तो पहले कैरेक्टर की हम बात करते हैं तो ये बेसिकली क्रिस्टलाइन नेचर शो करते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर। अब इस क्रिस्टलाइन नेचर को थोड़ा समझिए। हुआ क्या दोस्तों, मैंने आपको लैटिस का फॉर्मेशन बताया था। तो लैटिस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था कि दो आयंस थे, मतलब एक आपका जो है कैटायन था, कैटायन के चारों तरफ जो है एनायंस ने घेरा, फिर एनायंस के थ्रू अटैक हुए आपके जो है फिर से कैटायंस, एंड ऐसे अल्टरनेट मैनर में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया जिसको हमने लैटिस कहा था। उस फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसको हमने लैटिस एनर्जी कहा था। तो क्रिस्टलाइन नेचर को वो शो करते हैं, आयनिक लैटिस का फॉर्मेशन हो जाता है। आयनिक लैटिस का फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है, तो ये आपका जो है ये रहता है आपका कैटायन, इसके जो है साइड्स में आ जाते हैं आपके एनायंस, एंड फिर यहाँ अल्टरनेट मैनर में फिर से कैटायन जुड़ते हैं और इस टाइप से एक लैटिस का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हमने कहते हैं कि ये आयनिक लैटिस है। अब इस आयनिक लैटिस की लैटिस एनर्जी को आप समझ गए। यहां पर दोस्तों एक बात आती है, उसको कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि एक अगर आपका कोई एटम है तो उसको कितने एटम सराउंड कर सकते हैं, उसको कितने एटम सराउंड करते हैं, जो एटम उसको सराउंड करते हैं उसी को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूं NaCl का। तो NaCl जो कि एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है और क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है, तो इसके क्रिस्टल में होता क्या है कि यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, हर एटम का 6 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने का क्या मतलब हो गया कि एक NaCl के कैटायन को 6 Cl माइनस के कैटायन ने सराउंड करके रखा हुआ है। तो या फिर उसके NaCl के Na प्लस के 6 Cl माइनस पड़ोसी हैं। तो ये आपका हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस हिसाब से 6 हो गया। तो क्रिस्टलाइन नेचर ये शो करता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, आयनिक लैटिस का फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को देखते हैं। यही जो आयनिक लैटिस है दोस्तों, ये बेसिकली फिर 3D डायमेंशन में मूव करता है। जब मैं आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा तो आपको और क्लियर पिक्चर होगी। होता क्या है कि यहाँ पर ये बेसिकली ऐसे अटैक हो जाएगा, ये पहले 2D फॉर्मेशन होगा, फिर 2D के ऊपर फिर एक से एक लेयर बनती चली जाएंगी। इसको हम जो वहां पढ़ेंगे तो AB फॉर्म में रेल बनेगी, AB फॉर्म करके ABC फॉर्म में बनेगी, और फिर फाइनली आपका 3D स्ट्रक्चर बनेगा जो कि क्रिस्टल फॉर्म का रहेगा। इसको अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग बेसिकली जो है क्यूबॉइड की तरह दिखाते हैं, क्यूब की तरह दिखाते हैं, क्यूब की तरह। तो यहां पर क्यूब में होता क्या है, इस टाइप से क्यूब की तरह दिखाएंगे। बीच में मान, इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, तो मान लीजिए बीच में आपका जो है NaCl का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ साइड में इस टाइप से एटम ने इनको घेर रखा है, तो ये हो जाएगा, इस टाइप से लैटिस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हो गया पहली प्रॉपर्टी होगी क्रिस्टलाइन नेचर की। अब अगले कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी दोस्तों इनकी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को हम समझते हैं। तो हुआ क्या दोस्तों, ये जो आपके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैं ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जुड़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि स्ट्रांग फोर्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, एंड स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली हाई होता है, हाई होता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो शो करते हैं क्योंकि ये आपस में जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। इसी बॉन्ड की वजह से इनका जो नेचर होता है ये आपका हार्ड हो जाता है एंड ब्रिटल हो जाता है। हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस की जो वो टेंडेंसी है ये इसी बॉन्ड की वजह से आती है। वो अगर ये काफ़ी हार्ड हो जाएंगे, इस वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, एंड ये ब्रिटल होंगे, ये फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेंगे, एकदम जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन बने रहेंगे, इसलिए ये आसानी से टूट भी जाएंगे। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो सॉलिड स्टेट होता है वहां पर आप दो तरह की बातें करते हैं।
एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, एक एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। तो यहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो ध्यान देने की है, वो क्रिस्टलाइन की बातें हो रही हैं, एमॉर्फस सॉलिड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये आपके दो नेचर हो गए, एक हो गया मेल्टिंग पॉइंट एंड एक हो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्ड एंड ब्रिटलनेस। ये दोनों ही नेचर हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर, आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रांगनेस पर। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है तो इसलिए अब अगली बात कर लेते हैं, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर चलते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक होता है आपका सॉल्युबिलिटी। अगला कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो होता है आपका सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी दोस्तों एक बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सॉल्युबिलिटी दोस्तों होता क्या है कि ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं, ये डिसॉल्व कहाँ कहाँ होता है पहले ये समझ लीजिए। आयनिक सॉलिड आपका या तो जो है पोलर कोवेलेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा या फिर आपका पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। होता क्या है कि अगर आप आगे चल के पढ़ोगे मैं आपको बताऊंगा, लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसेप्ट चलता है। तो आयनिक जो होता है, आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो आयनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं एंड सिमिलरली आपके जो प्योर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो आपके प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर लेते हैं। तो होगा क्या कि आयनिक सॉलिड जो होगा वो डिसॉल्व होगा या तो पोलर सॉल्वेंट में, जो पोलर सॉल्वेंट होगा वो पोलर कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर लेगा, या फिर पोलर कोवेलेंट सॉल्वेंट, या तो आपका जो सॉल्वेंट है अगर वो कोवेलेंट है तो वो पोलर नेचर का होना चाहिए। इसको और डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होगा, बेसिकली मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा 1.9 से तो वहां पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, वो ऐसा डाइपोल बिहेव करेगा तो वो वहां पर पोलर आयनिक कोवेलेंट हो जाएगा। तो वहां पर पोलर कोवेलेंट हो जाएगा, तो पोलर कोवेलेंट हो जाएगा तो उसमें आपका जो है डिसॉल्व हो जाएगा ये आसानी से। इसको और एक नेचर से समझते हैं जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इसके नेचर को समझते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इसको पहले समझिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो आपकी सॉल्वेंट की टेंडेंसी होती है। क्या होती है, सॉल्वेंट की टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी क्रिस्टलाइन एटम में से दो आयंस को कितना दूर ले जाता है। मैंने क्या कहा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेंडेंसी होती है सॉल्वेंट की कि वो आयनिक कंपाउंड्स को कैसे ब्रेक करके दो आयंस को दूर ले जाता है। इसमें सबसे ज्यादा आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका वैल्यू होता है वाटर का, इसलिए वाटर जो होता है वो अच्छा सॉल्वेंट बिहेव करता है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहें तो होता क्या है कि H2O जो होता है आपका एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो H2O का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हो जाएगा, और मैंने आपको बताया था फोन कॉल बार बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज, तो ये फोन है यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसको समझिए होगा क्या कि मान लीजिए आपने NaCl का कोई स्ट्रक्चर डाला, यहाँ पर देखिए ये Na है, ये Cl है, ये Na है, ये Cl है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे जुड़ा हुआ है, ये Na है, Cl, Na, Cl। फिर सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे जुड़ा हुआ है, ये Cl, ये Na, ये Cl, ये Na। हुआ क्या कि आपने इसको डाल दिया वाटर के अंदर। अब वाटर के अंदर जैसे ही ये जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स इसके आयंस को अलग करेंगे एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर लेंगे। कैसे सराउंड कर लेंगे, ये देखिए, जैसे ये आपका सोडियम का एटम मान लीजिए अलग हो गया तो इसके ऊपर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसे इसमें जुड़ गया, सिमिलरली ऐसे इसको कवर कर लिया, सिमिलरली ऑक्सीजन ने इसको ऐसे कवर कर लिया, सिमिलरली ऑक्सीजन ने इसको ऐसे कवर कर लिया। इसको पूरी तरह से कवर कर लेंगे ताकि दोबारा Cl से ये ज्वाइन ना हो पाए। Cl के केस में भी बिल्कुल सिमिलर होगा। Cl के केस में यहां बना देता हूं, Cl के केस में क्या होगा, Cl ये माइनस होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपके हाइड्रोजन वाला जो साइड है वो ऐसे कवर कर लेगा। फिर सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही होगा, ये हाइड्रोजन ऐसे कवर कर लेगा। सिमिलरली यहां पर भी हाइड्रोजन आके ऑक्सीजन को ऐसे कवर कर लेगा।
फिर सिमिलरली यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा। इस प्रकार से इसको पूरा एनवेलप कर लेंगे जो H2O मॉलिक्यूल्स और इनको अपार्ट कर देंगे। और ये जो कैपेसिटी होती है सॉल्वेंट की, इसी प्रकार से जो सॉल्यूट्स को अपार्ट कर देने की, इसी टेंडेंसी को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। वाटर में ज़्यादा होता है इसलिए अच्छा सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। फर्दर प्रॉपर्टीज देख लेते हैं दोस्तों। इसी सॉल्युबिलिटी के टेंडेंसी में, सॉल्युबिलिटी में ही फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी में ही दोस्तों एक कंसेप्ट आता है, ये आता है जो है सॉल्वेशन एनर्जी का, सॉल्वेशन एनर्जी का। अभी तक हमने इसको बेसिकली आयंस के टर्म में समझा कि क्या 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 टेंडेंसी है आयंस के अपार्ट जाने की। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझा कि किस प्रकार से H2 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको कैसे कवर कर लेते हैं। अब एनर्जी के टर्म में इस पे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी पे। तो दोस्तों कोई भी, ध्यान समझिएगा, कोई भी कंपाउंड या कोई भी जो सब्सटेंस है वो आपका किसी चीज के अंदर तभी सॉल्युबल होगा जब उसकी सॉल्वेशन एनर्जी, समझिएगा, सॉल्वेशन एनर्जी का जो वैल्यू है वो उसके लेटिस एनर्जी से ज्यादा होगा। कब सॉल्युबल होगा? जब उसका सॉल्वेशन एनर्जी के वैल्यू हमेशा जो है उसकी लेटिस एनर्जी से ज्यादा होगी, तब वो कंपाउंड उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। अब बात आती है ये सॉल्वेशन एनर्जी होता क्या है? तो होता ये है कि जब किसी भी हम सॉल्यूट को, जब हम सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, हम लोग बेसिकली सॉल्यूट को जब जो है सॉल्वेंट में डिजोल्व करके सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। तो द एनर्जी विच इज रिलीज्ड, द एनर्जी विच इज रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिंग सॉल्यूट टू सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्वेशन एनर्जी। तो ये हो गई आपकी सॉल्वेशन एनर्जी की डेफिनेशन। एंड लेटिस एनर्जी को हम जानते हैं कि एक मोल, ध्यान समझिएगा, आयन के गैसेस फॉर्म को ज्वाइन करके आपका जो लेटिस फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हो जाती है उसको हम कहते हैं लेटिस एनर्जी। अब लेटिस एनर्जी को दोस्तों अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूं तो लेटिस एनर्जी बेसिकली होती क्या है कि A प्लस, ये आपका हो गया गैस, प्लस B प्लस गैस, इसको बना दिया हमने AB, इसको बनाने में जो एनर्जी रिलीज हो गई ये आपके आ गई लेटिस एनर्जी। तो एनर्जी के टर्म में ये हो गई आपकी लेटिस एनर्जी, ये हो गई आपकी जो है सॉल्वेशन एनर्जी। अब इस सॉल्वेशन एनर्जी की वैल्यू लेटिस एनर्जी से ज्यादा होगी तभी आपका कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल होगा किसी चीज के अंदर। तो ये बात हो गई। अब इस सॉल्वेशन एनर्जी के ऊपर मैं बात करूं तो आयन का साइज जिसमें ज्यादा छोटा होता है, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन मोर इज द सॉल्वेशन एनर्जी। इसको याद रखिएगा, स्मॉलर द साइज स्मॉल आयंस मोर सॉल्वेशन एनर्जी। तो दोस्तों ये बात हो गई आपकी सॉल्युबिलिटी की इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे इसी में हम बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी के बाद हम बात कर लेते हैं यहां पर जो है कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, जो आपके ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड रहते हैं ये अगर क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में है तो क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में ये कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में इनकी कंडक्टिविटी जीरो होती है क्योंकि क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में ये न्यूट्रल हो जाते हैं। एंड न्यूट्रल में भी इसमें जो है किसी भी प्रकार की कोई कंडक्टिविटी नहीं होती है और यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता है। और कंडक्टिविटी कहाँ शो करते हैं? कंडक्टिविटी शो करते हैं मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, या फिर जो है आपकी जो है मोबिलिटी, जब मोल्टन स्टेट में आप शो करेंगे या फिर सॉल्यूशन के फॉर्म में शो करेंगे, सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो दोस्तों होगा क्या कि जब इस क्रिस्टल जो है आपका क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो है उसको हम डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो आयंस आपके अलग अलग हो जाएंगे। आयंस अलग अलग होने की वजह से फिर वो क्या करेंगे, वो आसानी से मोबाइल हो जाएंगे, तो मोबिलिटी की टेंडेंसी को वो शो करेंगे। एंड मोबिलिटी की टेंडेंसी को वो शो करेंगे, इस वजह से वो आसानी से कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी को भी शो कर पाएंगे। यही कंसेप्ट आपका जो है सॉल्यूशन के केस में लगेगा। यही कंसेप्ट आपका जो है बिल्कुल वो जब मोल्टन स्टेट में भी लगेगा। मोल्टन स्टेट में भी क्या होगा, यही होगा। मोल्टन स्टेट में भी वो मेल्ट हो जाएंगे एंड मेल्ट होने के बाद उसमें फ्लूइडिटी आ जाएगी, वो मोबाइल हो जाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर पाएंगे। एंड फ्लो कर पाएंगे तो वो कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को शो
वो तो फर्दर एक लास्ट प्रॉपर्टी है, ये है आपकी एनआइसोट्रोपिक नेचर। एनआइसोट्रोपिक नेचर, एनआइसोट्रोपिक नेचर को भी समझ लीजिए। एनआइसोट्रोपिक नेचर मतलब क्या होता है? बेसिकली ये जो आपके क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो ये प्रॉपर्टी जो मैंने आपको दिखाई वो तो है, उसके अलावा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्या है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया इनका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इनका जो डेंसिटी हो गया, और जो फर्दर प्रॉपर्टीज है। तो बेसिकली होता क्या है कि एनआइसोट्रोपिक नेचर का मतलब होता है कि जैसे आप व्यू एंगल को चेंज करेंगे, व्यू एंगल को चेंज करेंगे तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो ये बेसिकली आपके जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे भी आप इनका व्यू एंगल चेंज करने की कोशिश करेंगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं इनमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं क्रिस्टलाइन नेचर के, वो आपकी एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इसके रिगार्डिंग मेरे पढ़ाई रिगार्डिंग कोई जो है कन्फ्यूजन रह गई है तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और अपनी क्वेरीज और कन्फ्यूजन्स को वहाँ पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।